हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और जो टॉपिक चल रहा हम लोग का प्रिडिक्टेबल, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ की अवसाड़ी को। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखे थे कि आपके तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से उसकी हिस्ट्री चली थी, कैसे आपके एलिमेंटों की खोज होती गई और अलग अलग तरीके से उनका वर्गीकरण भी करने का प्रयास किया गया विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ जी के बारे में अगर आपने अवसाड़ी देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा एक परमाणु क्रमांक 101 जो आपका परमाणु क्रमांक का जो एलिमेंट है, ठीक है, उस तत्व का नाम देखेंगे आप तो उस तत्व का नाम क्या है दोस्तों? मेंडेलिवियम है ना। मेंडेलिवियम जो तत्व है आपका मेंडलीफ जी के ही नाम पे उस तत्व का नाम रखा गया दोस्तों। मेंडलीफ जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनके अवसाड़ी के बारे में। तो एक ऐसा उन्होंने वर्गीकरण किया तत्वों का जो कि बिल्कुल ही आपका तत्वों के जो आपके रसायन विज्ञान है उसके इतिहास में उन्होंने एक क्रांति ला दी अपने इस आवर्ती वर्गीकरण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो आपके तत्व हैं उनके बारे में आप जान चुके हो और जो अवसाड़ी है उसके बारे में भी जाना आपने। अभी जब मेंडलीफ की जब बात आप कर रहे हैं तो मेंडलीफ को ही हम लोग कहते हैं आपका अवसाड़ी का जनक है ना दोस्तों। आवर्त सारणी का जो जनक है, आवर्त सारणी के जनक के रूप में हम लोग के जो मेंडलीफ जी हैं उन्हीं को जाना जाता है ना। मेंडलीफ जी को हम लोग एमडी मेंडलीफ जो है उन्हीं को हम लोग कहते हैं अवसाड़ी के जनक। ठीक है, अवसाड़ी को जब जो मेंडलीफ जी की अवसाड़ी थी वो आधुनिक अवसाड़ी से थोड़ा अलग थी, लेकिन एक बिल्कुल ही स्पेशल कर सकते हैं, विशेष अवसाड़ी थी, क्योंकि उसमें आप जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है, आपका मेंडलीफ जी ने बिल्कुल एक अलग सोच रखा। उन्होंने एक अलग सोच रखा और अपनी सोच को अलग रखते हुए उन्होंने एक बेस्ट अपना दिया और जिसकी सहायता से आपका जो है तत्वों के वर्गीकरण में एक नए विचारधारा का जन्म हुआ। ठीक ना, तत्वों के वर्गीकरण में एक नई विचारधारा का जन्म दिया मेंडलीफ जी ने। और आज हम उसी विचारधारा के आधार पे जो अवसाड़ी है उसकी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, उन्होंने तत्वों का जो परमाणु भार था, ठीक है, तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान था, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, उसको आपका जो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण थे, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके मध्य जो है उनके मध्य परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया, परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया। मेंडलीफ जी ने परमाणु द्रव्यमान, जिसे परमाणु भार हम लोग कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के जो भौतिक गुण हैं, ठीक है, और उनके रासायनिक गुण हैं, ठीक ना, इनका जो है आपस में पारस्परिक संबंध क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, इसका उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया दोस्तों। ठीक है, और उस अध्ययन के आधार पे उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे भौतिक गुण, जब बात करेंगे भौतिक गुण क्या होते हैं तत्वों के, तो तत्वों के भौतिक गुण में जब हम लोग जाते हैं तो आपका सिंपल से जो उनका घनत्व है ना, उनका तत्वों का घनत्व, डेंसिटी जिसे आप कहते हो, घनत्व, आपका जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है ना, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, है ना, इस टाइप के जो उनके गुण थे उनको उन्होंने क्या है, भौतिक गुण हम लोग कहते हैं। भौतिक गुण घनत्व, गलनांक, क्वथनांक इत्यादि, ये सब भौतिक गुण की श्रेणी में आते हैं। और रासायनिक गुण की जब बात हम लोग करते हैं तो रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है कि सीधे सीधे आपका कोई तत्व अन्य तत्वों से किस प्रकार से क्रिया करता है, किस प्रकार से उनसे संयोग करता है, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक गुण। तो किसी तत्व का
किसी तत्व की अन्य तत्वों से रासायनिक संयोग, है ना, रासायनिक संयोग करने की जो प्रक्रिया है ना, रासायनिक संयोग करने की जो प्रक्रिया है, जो क्षमता है, प्रक्रिया या जो उनकी प्रवृत्ति है या क्षमता को हम बोलते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, कोई तत्व किसी अन्य तत्व के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रासायनिक गुण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान क्या है? जब परमाणु द्रव्यमान की आप बात करते हैं तो आप जानते हो कि किसी जो तत्व का जो परमाणु होता है, किसी तत्व का जो परमाणु होता है उसका जो मास होता है एक परमाणु का, है ना, किसी तत्व में, इसका अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो किसी तत्व में एक परमाणु का द्रव्यमान या जो भार उसका होता है उसे कहते हैं परमाणु भार। उसे क्या बोलेंगे? परमाणु भार कहेंगे। किसी तत्व में एक परमाणु का द्रव्यमान है तो परमाणु द्रव्यमान या उसका भार देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, परमाणु भार कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब परमाणु भार जानते हैं दोस्तों, भार की जो एक इकाई हम लोग जानते हैं केजी होती है, ग्राम मिलीग्राम होता है, लेकिन दोस्तों परमाणु बहुत ही छोटा होता है, उसका भार क्या है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हम उसके भार को एक अलग यूनिट में नापते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं AMU, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 AMU लगभग, है ना, लगभग कितना 1 AMU हो जाएगा, इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। ऐसे कार्बन का होता है तो लगभग कितना होता है, उसका 12 AMU होता है, 12 AMU होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका तत्वों का परमाणु भार हो गया। तो मेंडलीव जी ने वही तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान थे और उनके भौतिक गुण रासायनिक गुण थे उन्हीं के बीच में जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया और देखा कि आपके जो उनके गुणों में जो कुछ परिवर्तन हो रहा था उनके परमाणु भार में परिवर्तन के अनुक्रम में ही था। ठीक ना, आपका जैसे जैसे हम लोग परमाणु भार बदलते जा रहे थे वैसे वैसे गुणों में क्या उनके क्रमिक परिवर्तन आ रहा था। ठीक है। और इसी को उन्होंने आधार बनाया, जैसे वो आपका इन पारस्परिक संपर्क को देखने के लिए, संबंध को देखने के लिए उन्होंने दो तत्वों को लिया। ठीक है। आपका जो परमाणु भार एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए आपके जो मेंडलीव जी ने आपका हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों के साथ जो है विभिन्न तत्वों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। मेंडलीव जी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया आपका रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए। ठीक है। और उन्होंने उससे क्या बनाया, उनके हाइड्राइड बनाए। क्या बनाए? हाइड्राइड और ऑक्साइड, है ना, उनके ऑक्साइड बनाए और हाइड्राइड बना करके तत्वों के क्या बनाए, तत्वों के हाइड्राइड और तत्वों के ऑक्साइड बना करके उनके गुणों, रासायनिक गुणों का कंपैरिजन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया और देखा कि कौन से तत्व आपस में समान हैं और कौन से तत्व क्या हैं, भिन्न है। उन्होंने दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही चुना क्योंकि उस समय हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक जो है क्रियाशील थे। ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है आपका रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना क्योंकि सभी तत्व इनके साथ आसानी से क्या है, क्रिया कर पा रहे थे। जो तत्व उसमें ज्ञात थे, लगभग 63 एलिमेंट्स उसमें तक क्या थे, फाउंड थे मेंडलीव के टाइम तक।
तो उनमें आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, अधिक क्रियाशील थे। इसी वजह से उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही क्या है, तत्वों की क्रिया कराई और उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्म कराया और देखा कि आपके भिन्न भिन्न तत्व किस प्रकार से उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ तत्वों को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से समानता देखना है। तो आप सोडियम के बारे में जानते ही हो, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है आपका परमाणु क्रमांक उसका 11 होता है, उसका सूत्र क्या है, Na। सोडियम का क्या हो गया, Na। जब इसका हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया गया तो सिंपल सा NaH का फॉर्मेशन होगा। क्या बना, NaH बना। ठीक है, अब इसका जब ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया है ना, इसकी जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई गई तो ये फॉर्म हो गया क्या, Na2O के रूप में फॉर्म हुआ। ठीक है, Na2O के रूप में फॉर्म हुआ। इसी प्रकार से जब पोटेशियम की क्रिया कराई गई हाइड्रोजन के साथ, जब पोटेशियम की हाइड्रोजन से क्रिया कराई गई तो वहाँ पर क्या बना, आपका KH के रूप में फॉर्मेशन हुआ, KH का फॉर्मेशन हुआ। और जब आपका इसी K का जो है ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया तो आपका क्या बना, K2O बना, K2O। जैसे Na2 है यहाँ पे, Na2O बना, वैसे यहाँ पे क्या है, K2O का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए इनके जो ऑक्साइड से वो क्या है, दोनों के ऑक्साइड, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड कैसे हैं, समान है, एक जैसे हैं, है ना, समान है ये। ठीक है, अगर हाइड्राइड की बात करेंगे हम लोग तो दोनों के हाइड्राइड भी क्या है, समान है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्राइड एवं ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति क्या है, ऑक्साइड समान है, बराबर है, एक जैसे हैं। ठीक ना, यानी कि दोनों के रासायनिक गुण क्या है, एक समान है ना, समान है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात सोडियम एवं पोटेशियम के रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण समान है, रासायनिक गुण समान है। तो इसी प्रकार से अन्य तत्वों के भी उन्होंने क्या किया, हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाए और देखिए वो किस किस प्रकार के हाइड्राइड और ऑक्साइड बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो आपके प्रथम समूह के तत्व। अब इसमें क्या है, इनको जब इनके गुण एक समान दिखाई दिए तो उन्होंने इनको क्या किया, एक ही समूह के अंदर क्या किया, रख दिया। इसके एक ही समूह के अंदर जितने भी इस प्रकार के हाइड्राइड ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट थे, है ना, उन सबको क्या किया, एक ही समूह के अंदर रख दिया। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे द्वितीय समूह के जो तत्व हैं, उनके जो हाइड्राइड हैं, ठीक है ना, उनके हाइड्राइड बनते हैं। मान लो कोई एलिमेंट, अगर मान लीजिए कि एलिमेंट E है तो वो EH2 टाइप के बनाते हैं, EH2। और जो आपके उनके ऑक्साइड है सीधे सीधे EO प्रकार के बनते हैं। तो ये हाइड्राइड हो गए और ये क्या हो गए, ऑक्साइड। किस समूह के, ये हो गए द्वितीय समूह के, सेकेंड ग्रुप के ये आपके एलिमेंट हो गए, हाइड्राइड और ऑक्साइड। तो इस प्रकार से देखा उन्होंने कि समान प्रकार के जो तत्व हैं जिनके रासायनिक गुण क्या है, समान है, उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड भी क्या है, समान है। तो उनको उन्होंने क्या किया, एक एक समूह में रखना शुरू किया, और इसी के बेस पे उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव का आवर्ती नियम दोस्तों। तो आइए अब चर्चा करते हैं मेंडलीव के आवर्ती नियम की। मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या बोलता है। मेंडलीव का आवर्ती नियम दोस्तों, तो आवर्ती जो नियम है, इसके नाम से ही, इस हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि आवर्ती मतलब क्या है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, जो अपने क्रम को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, उसको बोलते हैं आवृत्ति, पुनरावृत्ति जिसकी हो रही हो। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने मेंडलीव ने जब उनके तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, उनके परमाणु भार के रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष, तो उन्होंने देखा कि आपके जो तत्व हैं, ठीक है, वो जो तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या है, एक क्रमिक परिवर्तन देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ परमाणु भार तक बढ़ाते जाए, रखा गया, देखा उन्होंने बढ़ाने के बाद तो क्या है, फिर पुराने गुण वाले तत्व क्या है, पुनरावृत्त कर रहे थे। तो उससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर हम तत्वों को, उन्होंने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर कुछ समय बाद
कुछ समय का मतलब कि कुछ तत्वों के बाद, है ना, कुछ तत्वों के बाद, कुछ तत्वों के बाद जो है पुनः समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो कुछ तत्व को रखने के बाद क्या है, फिर जैसे यहाँ पे आपने कुछ जो तत्व रख दिया ABCD, ऐसे हम लोगों ने EF रख लिया, तो फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आने वाला है उसका गुण क्या है, इसके से क्या है, मेल खा रहा था। तो अब यहाँ पे जो है G वाले को यहाँ पर रख दिया गया है ना, H वाले का गुण क्या था, B से मिल रहा था, है ना। ऐसे ही आपके जो समान गुण तत्व थे उनका क्या है, फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। इसी को बोला गया आपका उनके गुणों में क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है, गुणों में क्या है, पुनरावृत्ति, आवर्तीकरण हो रहा है उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से आवर्त सारणी बनाई मेंडलीफ जी ने, उसमें उन्होंने क्या किया कि उनका जो परमाणु भार था उसी के आधार पर गुणों का अध्ययन किया। इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं मेंडलीफ का आवर्ती नियम, मेंडलीफ का आवर्ती नियम। तो यहाँ पे सिंपल सा आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। समान गुण वाले तत्वों की प्रवृत्ति होती है, इसको अलग तरीके से कहें इसको तो लोग कह सकते हैं कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये आपका है मेंडलीफ का आवर्ती नियम। ठीक है, मेंडलीफ का आवर्ती नियम का डिफिनेशन यही है, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण क्या है, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक ना, जिस प्रकार से हम परमाणु भार को चेंज करेंगे उसी प्रकार से क्या है, उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होंगे, चेंज होंगे दोस्तों। ठीक है, अब इस गुण के आधार पे मेंडलीफ जी ने क्या किया, तत्वों को अरेंज करना शुरू किया, तत्वों को अरेंज करना शुरू किया। और तत्वों को अरेंज करने में एक सारणी का निर्माण हुआ, जिसे बोलते हैं हम लोग आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं इसको, आवर्त सारणी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मेंडलीफ जो आवर्त सारणी थी उसमें जो है कुछ क्षैतिज खाने बनाए गए और कुछ क्या है, ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए। स्टार्टिंग में उसमें जो है आपके जो 7 क्षैतिज खाने थे जिनको 12 श्रेणियों में बांटा गया था, 12 श्रेणी में जो है विभाजित थी। ठीक ना, 12 श्रेणी में क्या थी, विभाजित थी, जो क्या थी, क्षैतिज थी। और आपके जो है 8 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए थे, उसमें 8 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए थे। ठीक है, क्षैतिज खाने और ऊर्ध्वाधर, ये था आपका क्षैतिज खाने। इस प्रकार से क्या बनेंगे, आपके ऊर्ध्वाधर खाने उसमें बने हुए थे दोस्तों। ठीक है, और जो क्षैतिज खाने थे उनको श्रेणियों में बांटा गया था, 12 श्रेणियों में उनको डिवाइड किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मेंडलीफ के आवर्त में जो तत्वों को रखने की, तो मेंडलीफ जी ने तत्वों को जब आवर्त के अंदर अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि कुछ तत्व के जो परमाणु भार थे वो क्रमिक नहीं थे। अक्रमिक न होने के कारण क्या किया, उन्होंने बिल्कुल बीच में कहीं कहीं क्या किया, खाली स्थान छोड़ दिए, जो उनकी जीनियस सोच को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि उन्होंने कितना जीनियस तरीके से सोचा था कि आपके जो रिक्त स्थान मिल रहे थे उसमें क्या है, उन्होंने उसी समय आने वाले भविष्य में खोए जाने वाले तत्वों के गुणों के बारे में, है ना, और उनके कुछ नामों के बारे में भी क्या है, अपना एक भविष्यवाणी की, जो कि बाद में जाकर के सत्य साबित हुई। जैसे उन्होंने आपका एक तत्व का नाम बताया कि एका एल्युमिनियम कोई तत्व क्या है, भविष्य में खोया जाएगा, तो उसी से मिलता जुलता तत्व क्या है, गैलेनियम जो है खोजा गया बाद में जाकर के। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एका बोरान, एका सिलिकॉन नाम भी उन्होंने पहले ही क्या है, प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो खाली स्थान आवर्त में अपने छोड़े थे उन्होंने, उसमें उन्होंने पहले ही क्या है, एक अनुमानित नाम दे दिया था कि एका बोरान, एका सिलिकॉन, है ना। तो यहाँ पे बाद में जाकर के बोरान और सिलिकॉन आदि तत्वों की क्या है, खोज हुई। तो ये आपका मेंडलीफ जी के बहुत ही दूरगामी सोच का परिणाम था कि काफ़ी तत्वों की खोज उनके सोच के आधार पे ही की गई, और भविष्य में क्या है, आपके नेचर में उन तत्वों की उपलब्धता थी। उन्होंने पहले ही कह दिया कि नेचर में इस प्रकार के तत्व अवश्य ही हो सकते हैं और भविष्य में उनके मिलने की संभावना है, और उनके गुणों की बात भी उन्होंने की और उनके नामों का भी क्या है, प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया दोस्तों।
ठीक है। मेन लीफ की जो अवसारी थे उसमें जो है आपके कहीं कहीं पे कुछ जो है अपवाद भी देखने को मिलता है, जैसे कि उसमें हम लोग बात करें तो कुछ कभी कहीं जो है अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रख दिया गया है। यानी कि अधिक परमाणु भार वाला तत्व क्या है, पहले है, अब अधिक कम वाला परमाणु भार वाला क्या है तत्व बाद में है। जैसे हम बात करें टेलुनियम की, है ना, कोबाल्ट की बात कर लीजिए, निकिल की बात कर लीजिए, तो जो कोबाल्ट का जो है, कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का, इसका 58.73 के करीब होता है ना, 58.73 बल्कि 93 होता है, 73 नहीं बल्कि क्या होता है 93। और आपका जो निकिल का होता है वह आपका निकिल का 58.71 होता है। तो यहाँ पे निकिल का परमाणु क्रमांक क्या है, कम है, 58.71 है, और कोबाल्ट का क्या है 58.93 है। तो मेन लीफ की अवसारी जब देखेंगे उसमें तो कोबाल्ट को पहले रखा गया है और निकिल को बाद में रखा गया है। तो अधिक परमाणु भार वाला क्या है पहले है और कम परमाणु भार वाला क्या है बाद में है। तो इस प्रकार से कई उसमें 2-3 जगह क्या है इसमें अपवाद देखने को मिलता है मेन लीफ की अवसारी में, कि उसमें अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणु भार वाले तत्वों को पहले रखा गया है और कम परमाणु भार वाले तत्वों को उसके बाद में रखा गया दोस्तों, ठीक है। मेन लीफ की अवसारी के टाइम पे आपके जो इनर्ट गैसें हैं, इनर्ट गैसें हम लोग के वायुमंडल में क्या है बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं और उनके कंपाउंड भी बहुत कम फार्म होते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसें निष्क्रिय गैसें हैं। तो मेन लीफ के टाइम पे इनर्ट गैसों की भी खोज नहीं हुई थी, इसलिए मेन लीफ ने अपने अवसारी में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान नहीं बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो आपका मेन लीफ के अवसारी में जब बाद में इनर्ट गैसों की खोज हुई तो उसमें बिना कुछ छेड़छाड़ किए मेन लीफ के अवसारी में क्या है एक आपका एक अलग से समूह जोड़ दिया गया निष्क्रिय तत्वों के लिए, निष्क्रिय गैसों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक उनकी एक बहुत ही बेस्ट प्रेडिक्शन था कि इसके बाद भी कुछ तत्व खो जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या है आगे और अधिक ग्रुप बढ़ाने की संभावना को अपनी अवसारी में क्या है बनाए रखा था, जो क्या है बाद में हेल्पफुल हुई जब निष्क्रिय तत्वों की खोज हुई। तो निष्क्रिय तत्वों की खोज के बाद उसमें क्या है एक हम लोग का समूह, शून्य समूह जिसे हम लोग कहते हैं आज, वो क्या है जोड़ दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब उसमें कुछ लिमिटेशन की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें, तो आप जानते हो दोस्तों वो मेन लीफ के टाइम पे एलिमेंट्स बहुत कम ही थे, ठीक है। समस्थानिक की बात ही क्या करें, तो समस्थानिक की खोज भी उसमें तक नहीं हुई थी। समस्थानिक आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, जिनके परमाणु भार क्या होते हैं भिन्न होते हैं, उस समय परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जिनके रासायनिक गुण क्या हैं समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या है द्रव्यमान संख्या क्या होती है समान भिन्न भिन्न होती है, उनको हम बोलते हैं क्या समस्थानिक। जिनके रासायनिक गुण क्या हो समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग समस्थानिक बोलेंगे। तो मेन लीफ के टाइम पे समस्थानिकों की खोज भी नहीं हुई थी, इसलिए मेन लीफ ने अपनी अवसारी में समस्थानिकों के लिए भी क्या है कोई जगह नहीं छोड़ा था उन्होंने, ठीक है। तो एक शॉर्ट कमिंग कर सकते हैं, लिमिटेशंस कर सकते हैं कि मेन लीफ के अवसारी में आपका जो है जो समस्थानिक है उनके लिए कोई जगह नहीं थी दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें हम लोग उसमें, तो जो परमाणु भार की बात की हम लोगों ने कि अधिक वालों को पहले कम वालों को बाद में रखा गया। एक आपका हाइड्रोजन की बात कर लीजिए आप, तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, ठीक है, वह आपका अवसारी का जोकर उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो आपका जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं क्षार धातुएं हैं उनके साथ भी अपनी समानता दिखाता है, और जो 7वें समूह के तत्व हैलोजन है उनसे भी क्या है अपनी समानता दिखाता है। तो हाइड्रोजन को हम मेन लीफ ने भी क्या है हाइड्रोजन को स्थान को निश्चित नहीं किया कि हाइड्रोजन एक्चुअली कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट वाले में रहेगा कि 7th वाले में रहेगा। तो मेन लीफ की अवसारी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, ये भी क्या है उसकी एक शॉर्ट कमिंग है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं इस पूरे डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि मेन लीफ की वजह से ही हम लोग आज जो अवसारी पढ़ रहे हैं, आधुनिक अवसारी या फिर मेन लीफ की प्रवर्धित अवसारी, मेन लीफ की संशोधित अवसारी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो मेन लीफ की ही देन है। और तत्वों का जो अध्ययन है कि हमने अवसारी को याद किया और उनके भौतिक गुणों रासायनिक गुणों को बता पाते हैं और इजीली क्या है उनके कंपाउंड्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, तो मेन लीफ जी की ही देन है दोस्तों। तो मेन लीफ की जो जीनियस सोच थी, जो जीनियस वर्क था दोस्तों, ठीक है, उन्हीं के जीनियस वर्क और सोच के कारण क्या है आज जो है आधुनिक अवसारी का निर्माण हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जो मेन लीफ की अवसारी में है उसमें कुछ जो संशोधन किए गए वो संशोधन क्या थे और किस बेसिस पे किए गए और किस प्रकार से हम लोग का जो परमाणु भार को फेल किया गया और परमाणु क्रमांक किस प्रकार से आया दोस्तों। तो बने रहिए इस जर्नी में
तत्वों के वर्गीकरण का जो जर्नी चल रही है हम लोग की, उस यात्रा में बने रहिए। और क्रमशः हम लोग देखते जाएंगे और फिर डिटेल में आषाढ़ी को कैसे याद करें, किस प्रकार से तत्वों को हम लोग आषाढ़ी में याद करके कैसे उनके गुणों को समझें, कैसे तत्वों के परमाणु क्रमांक परमाणु भारों को याद करें, कैसे उनको व्यवस्थित करें, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल क्रम बाय क्रम क्रमशः चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।